अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे आइनोट्रॉप्स। प्री मेडिकेशन में ये भी एक टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं जो हम प्री ऑपरेटिवली भी यूज़ कर सकते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव भी यूज़ कर सकते हैं और इंट्रा ऑपरेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। उन लोगों में हम आइनोट्रॉप यूज़ करेंगे जिसका कार्डिक आउटपुट जो है वो कम हो। तो आइनोट्रॉप्स आर दोज ड्रग विच यूज़ फॉर इंक्रीजिंग द कार्डिक आउटपुट। अब कार्डिक आउटपुट हमारे पास क्या है? कार्डिक आउटपुट वो ब्लड होते हैं जो एक हार्ट 1 मिनट में पुश करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कार्डिक आउटपुट। अब कार्डिक आउटपुट दो चीज़ों के बराबर है, हार्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम वो होता है जो एक हार्ट एक कंट्रैक्शन में ब्लड पुश करते हैं, दैट इज़ स्ट्रोक वॉल्यूम, और जब पूरा मिनट में करते हैं तो दैट इज़ द कार्डिक आउटपुट। अब स्ट्रोक वॉल्यूम को अगर हम हार्ट रेट से मल्टीप्लाई, हार्ट रेट हम कहते हैं कि 1 मिनट में हार्ट जितने बार बीट करता है, तो 1 मिनट में बीटिंग हमारे पास होती है 72, जबकि स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मल पर्सन में होता है 70, तो हमारे पास 5 लीटर का कार्डिक आउटपुट बन जाता है। अब कोई डिजीज़ की वजह से हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, ब्लड वेसल में कोई प्रॉब्लम है, या किसी और वजह से अगर किसी का कार्डिक आउटपुट कम होता है तो उसको ज़्यादा करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए हम आइनोट्रोपिक ड्रग्स जो है वो यूज़ करते हैं। या क्योंकि अगर आपके साथ कार्डिक आउटपुट कम है तो जो पेरिफेरल ऑर्गन्स है, टिश्यूज़ है, उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेंगी, कम मिलेंगी, और वहाँ पर इस्कीमिया और इन्फेक्शन जो है कॉज करेंगी, यानी वो ऑर्गन जो है डैमेज होगा। तो हमें कार्डिक आउटपुट मेंटेन करने के लिए हम आइनोट्रोपिक ड्रग्स जो है वो यूज़ करते हैं। तो द ड्रग्स विच इंक्रीज द फोर्स ऑफ कंट्रैक्टिलिटी। अब स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो डिपेंड करते हैं फोर्स ऑफ कंट्रैक्टिलिटी पे। फॉर एग्जांपल, अगर एक हार्ट है वो धड़कता तो है नॉर्मली, लेकिन उसका फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम है और वो सही तरह से कंप्रेस नहीं होते, तो उससे ब्लड वॉल्यूम कम निकलेंगे, यानी स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा। तो अगर आपके साथ फॉर एग्जांपल कार्डिक आउटपुट यहाँ पर हमने बता दिया कि हार्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रोक वॉल्यूम, नॉर्मली वो स्ट्रोक वॉल्यूम 70 है, अब हार्ट रेट जो है वो नॉर्मल है, लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम वो कम हो चुका है, तकरीबन 30 तक आ चुके हैं, ठीक है, तो कार्डिक आउटपुट आपका जो है वो कम होगा, यानी तकरीबन 2.2 लीटर्स होगा। तो उसी कार्डिक आउटपुट को ज़्यादा करने के लिए फिर हम आइनोट्रॉप्स देते हैं। अब आइनोट्रॉप्स के दो किस्म हैं, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स वो होते हैं जो कि फोर्स ऑफ कंट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। अगर कार्डिक आउटपुट कम है तो उसको ज़्यादा करने के लिए हम फोर्स ऑफ कंट्रैक्टिलिटी को ज़्यादा करेंगे, जिसके लिए हम पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक ड्रग्स देंगे। अब लेकिन अगर आपके साथ कार्डिक आउटपुट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो उसको कम करना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या देंगे, फोर्स ऑफ कंट्रैक्टिलिटी को कम करेंगे, और फोर्स ऑफ कंट्रैक्टिलिटी को कम करने के लिए हम नेगेटिव आइनोट्रॉप्स यूज़ करते हैं। इस लेक्चर में हम ओनली पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स को डिस्कस करेंगे। तो पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स वो होते हैं जो हमारे फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि अगर हार्ट ज़्यादा कंप्रेस होगा तो इसमें जितना ब्लड होगा वो उसको पुश करेंगे, तो कार्डिक आउटपुट मेंटेन रहेगा। अब ये ड्रग्स पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स हम कौन कौन से डिजीज़ में यूज़ कर सकते हैं? तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का मतलब ये है कि हार्ट पर ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से जो उसका मसल्स है वो सही तरह से कंट्रैक्ट नहीं होता, वो फेल हो जाते हैं। कार्डियोमायोपैथी, हार्ट की मसल में कोई डिजीज़ है जिसकी वजह से वो सही तरह से कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स नहीं होती। हार्ट अटैक है, हार्ट जो है वो कंट्रैक्ट होता ही नहीं। या कार्डियोजेनिक शॉक है, हार्ट पंप नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम होता है। इसमें जो हम ड्रग्स डिस्कस करेंगे वो होंगे एड्रेनलिन, डोपामिन, ड्यूबिटामिन एंड एफेड्रिन। ये 4 ड्रग्स हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे, विच आर द पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स। अब नेगेटिव आइनोट्रॉप्स क्या है? इसके अपोजिट है, जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्टिलिटी को
कम करते हैं, ताकि हार्ट की जो मसल है उसका ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाए। जितना उसका रेट कम होगा, यानी जितना वो कंट्रैक्ट कम होगा, तो उसके लिए ऑक्सीजन डिमांड कम होगी। ये ड्रग्स हम कब यूज़ करते हैं नेगेटिव आइनोट्रॉप्स? तो हाइपरटेंशन में, ब्लड प्रेशर हाई हो चुके हैं, क्रोनिक हार्ट फेलियर में, हार्ट फेल है जिसकी वो सही तरह से पंप नहीं कर पाते, एरिथमिया, हार्ट कंट्रैक्शन हो रही है लेकिन रिदम उसका नॉर्मल नहीं है, या एंजाइना जिसको हम चेस्ट पेन कहते हैं। इसमें कौन कौन से ड्रग इंक्लूड है? बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। अब पॉजिटिव आइनोट्रॉप चूँकि हम इसमें डिस्कस करेंगे, तो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह है। तो पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स क्या करते हैं, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज़ ये हमारे पास हार्ट का सेल है, हार्ट मसल का एक सेल है, इसकी सरफेस के ऊपर चैनल होते हैं जिसको हम कहते हैं कैल्शियम एंड पोटाशियम चैनल, ठीक है। तो जब आइनोट्रॉप्स आकर इसके साथ बाइंड हो जाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाती है कि कैल्शियम की इनफ्लक्स ज़्यादा होते हैं और पोटाशियम के आउटफ्लक्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि कैल्शियम इनसाइड द सेल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो कैल्शियम क्या करते हैं? कंट्रैक्टिलिटी को ज़्यादा करते हैं। तो अब आपके साथ कैल्शियम ज़्यादा है तो कंट्रैक्टिलिटी ज़्यादा होगी। तो जब कंट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा धड़केगा और फोर्सफुली कंट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से ज़्यादा ब्लड जो है वो बाहर की तरफ निकलेंगे और कार्डियक आउटपुट को मेंटेन रखेंगे। अब पहले ड्रग की तरफ आते हैं डोपामीन। तो डोपामीन इज़ एड्रीनो रिसेप्टर एगोनिस्ट। जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर होते हैं, जो हमारी स्मूथ मसल के ऊपर रिसेप्टर होते हैं एड्रीनो रिसेप्टर, तो उसके लिए ये एगोनिस्ट है। एगोनिस्ट वो ड्रग होते हैं जो किसी सेल की, जो किसी रिसेप्टर की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हार्ट मसल की एक्टिविटी क्या है? कंट्रैक्शन। तो जब वो हार्ट मसल के रिसेप्टर एड्रीनो रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाते हैं तो वहाँ पर उसकी कंट्रैक्टिलिटी ज़्यादा हो जाते हैं। और ये हमारे पास एंडोजीनियस न्यूरोट्रांसमीटर भी है, हमारे बॉडी में अपना भी मौजूद होते हैं। अच्छा, जितने भी आइनोट्रॉप्स हैं वो हम इन्फ्यूजन फॉर्म में यूज़ करेंगे। डायरेक्टली हम पेशेंट को वो बोलस फॉर्म में नहीं देंगे, बल्कि इन्फ्यूजन रेट के साथ चलाएंगे। और देने से पहले हम फ्लूइड लाजिमी देंगे, क्योंकि इसका मिसाल इस तरह है कि जिस तरह पानी का मोटर होता है, तो वो क्या करते हैं? पानी को फोर्सफुली पाइप में पुश करते हैं। लेकिन अगर आपके साथ पाइप में पानी नहीं है, ये पाइप है, इसके साथ मोटर लगा हुआ है, अगर इस पाइप में कोई पानी नहीं है, बिल्कुल खाली है, और मोटर आपने चलाया, ठीक है, मोटर स्टार्ट हुआ, तो अब इसमें पानी नहीं है तो ये क्या पुश करेंगे? कुछ भी नहीं पुश करेंगे। लेकिन अगर इसमें पानी मौजूद हो तो वो इसको पुश करेंगे आगे, ठीक है। तो इसीलिए जो आइनोट्रॉप है उसका मिसाल मोटर की तरह है, और जो पानी है वो हमारा ब्लड या फ्लूइड है। अगर फ्लूइड मौजूद है तो मोटर सही तरह से काम करेगा, आइनोट्रॉप सही तरह से काम करेगा, अगर नहीं है तो वो इसका कोई मायने नहीं है। तो इसलिए लोड करना चाहिए बिफोर द यूज़ ऑफ एनी आइनोट्रॉप्स। इसके दो किस्म डोज हम यूज़ करते हैं, एक को हम कहते हैं रीनल डोज और दूसरे कहते हैं कार्डियक डोज। रीनल डोज वो होता है जो 20 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट से कम हो, इसको हम रीनल डोज कहते हैं, और जो इससे ज़्यादा हो उसको हम कार्डियक डोज कहते हैं। अब रीनल डोज का इफेक्ट क्या होगा? तो रीनल डोज हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज़ करेगा। कैसे? क्योंकि ये ड्रग्स जाकर एसए नोड को स्टिमुलेट करेगा, और एसए नोड क्या करते हैं? इम्पल्स प्रोड्यूस करते हैं फॉर द हार्ट कंट्रैक्शन। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस प्रोवाइड करेंगे टू द हार्ट, और हार्ट ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रैक्ट होता जाएगा। इसके अलावा ये मुख्तलिफ ब्लड विसल्स को डायलेट करते हैं। एक तरफ हार्ट रेट ज़्यादा हो चुका है, दूसरी तरफ ब्लड विसल जो है वो डायलेट हो गई है। तो मोटर अब भी आपने चलाया, पानी भी आपके साथ ज़्यादा है, और पाइप जो है वो भी बड़ा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है वो जाएंगे टूवर्ड द आर्गन। कौन कौन से आर्गन? किडनी को, ब्रेन को, हार्ट की मसल को, खुद स्प्लीन को, जितने भी वाइटल आर्गन हैं उसके लिए ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी।
तो उसमें इस्कीमिया फिर नहीं होगा, कार्डिक आउटपुट वहाँ तक मेंटेन हो जाएगी। लेकिन अगर हम ज़्यादा 20 माइक्रोग्राम से ज़्यादा यूज़ करेंगे, कार्डिक डोज में यूज़ करेंगे, तो फिर ये अल्फ़ा रिसेप्टर ऑफ द स्मूथ मसल, जो ब्लड वेसल के ऊपर रिसेप्टर होता है, अल्फ़ा रिसेप्टर, उसके साथ ये बांड हो जाएगा, जिसकी वजह से ये ब्लड वेसल कंस्ट्रक्ट होगा, तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, बीपी इससे इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अगर आपके साथ इस तरह के पेशेंट हैं जिसका हार्ट रेट स्लो है, कार्डिक आउटपुट उसका कम है, तो आप ये रीनल डोज में यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपके साथ हार्ट रेट ठीक है और हाइपोटेंशन है, तो फिर आप इसको कार्डिक डोज में यूज़ करेंगे। अब क्लिनिकल यूज़ इसके साथ क्या है? शॉक, पर्टिकुलरली द कार्डियोजेनिक एंड सेप्टिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक वो होता है जिसमें हार्ट सही तरह से कंट्रैक्ट नहीं कर पाते, और सेप्टिक शॉक वो होता है जो इन्फेक्शन की वजह से हो। तो इसमें हम क्या करेंगे? ब्लड वेसल को डायलेट करेंगे, ठीक है, ताकि वाइटल आर्गन को ब्लड जो है वो पहुंच जाए, क्योंकि शॉक में कार्डिक आउटपुट कम होता है। तो कार्डिक आउटपुट के मेंटेनेंस के लिए हम इसका रीनल डोज यूज़ करेंगे। तो रीनल डोज क्या होगा? 20 से कम होगा, यानी 2 to 5 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट, यानी 20 से ये कम है। अब इसके प्रिपेयर करने का तरीका क्या है? तो आप इस तरह करेंगे कि 20 मिलीग्राम डोपामीन लेंगे और उसको 500 नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करेंगे, और फिर इन्फ्यूजन पंप में या चेम्बर में लगाएंगे विद द 20 to 30 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से वो फ्लो करेंगे। ये ड्रग हम ओरली नहीं यूज़ कर सकते, इसको सिर्फ इंट्रावीनस यूज़ करेंगे, और वो भी इन्फ्यूजन पंप में। ओरली हम इसलिए नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि अगर हम ओरली इसको यूज़ किया तो स्टमक में जाएंगे, और स्टमक में जो एसिड है उसको ये डिग्रेड करेंगे, तो इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं रहेगा। एडवर्स इफेक्ट क्या है? तो एक हमने वहाँ पर बता दिया कि ये कार्डिक का जो हार्ट रेट है उसको इंक्रीज़ करते हैं। तो ये अगर ज़्यादा डोज में यूज़ किया तो इट काज टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया मीन इंक्रीज इन हार्ट रेट। जो हार्ट रेट 100 से ज़्यादा हो उसको हम टेकिकार्डिया कहते हैं। पल्पिटेशन, जो हार्ट ज़्यादा से धड़कता है, अगर हम अपनी सीने के ऊपर हाथ रखें और हमें हार्ट फील हो जाए जो ज़ोर से धड़कते हैं, तो इस कंडीशन को हम पल्पिटेशन कहते हैं। कार्डिक एरिथमिया, एरिथमिया कहते हैं एबनॉर्मल रिदम, ईसीजी में चेंजेस आएंगे। हेडेक भी होगा, हाइपरटेंशन भी होंगी क्योंकि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुए, और साथ ही नॉज़िया एंड वोमिटिंग भी होगा। दूसरा ड्रग है हमारे पास ड्यूब्यूटामिन। ड्यूब्यूटामिन जो है ये अल्फ़ा 1 बीटा 1 और बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर पर एक्ट करके उसको स्टिमुलेट करते हैं। ये हमारे पास सिंथेटिक केटाकुलामीन है। एक नेचुरल केटाकुलामीन होते हैं जिसमें एड्रेनलिन नार एड्रेनलिन आते हैं, लेकिन ये सिंथेटिक है, ठीक है। तो ये एड्रेनल रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा हार्ट रेट भी इंक्रीज़ होता है और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन भी इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे? कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज़ करेंगे। इसका डोज क्या है? 2.5 to 15 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट। अब क्लिनिकली हम इसको कौन कौन सी डिजीज़ में यूज़ करते हैं? तो एक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, अगर किसी पेशेंट का हार्ट फेल हो जाए तो इसमें हम यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये एक हमने बता दिया कि कार्डिक आउटपुट को भी मेंटेन करते हैं, तो वाइटल आर्गन को ब्लड भी मिलेंगे और दूसरा जो ब्लड सप्लाई है वो मेंटेन हो जाएगा। कार्डियोजेनिक शॉक, तो कार्डियोजेनिक शॉक में भी हम ये देंगे, पर्टिकुलरली वो लोग जिसमें हार्ट डिजीज़ ऑलरेडी मौजूद है और उसको कार्डियोजेनिक शॉक हो जाए तो उसको फिर हम ड्यूब्यूटामिन यूज़ करेंगे। इसके एडवर्स इफेक्ट सेम है, टेकिकार्डिया, पल्पिटेशन, कार्डिक एरिथमिया, हेडेक, हाइपरटेंशन, नाज़िया एंड वोमिटिंग, इस तरह डोपामीन के थे। तीसरा ड्रग है एड्रेनलिन। तो एड्रेनलिन हमारे पास ये भी एड्रीनो रिसेप्टर के एगोनिस्ट है, यानी इसको एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं, और ये एंडोजीनियस केटाकुलामीन है। ये हमारे बॉडी में नेचुरल भी अवेलेबल होते हैं। जो मायोसाइट, जो हार्ट की सेल है, उसके ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं उसको ये स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज होता है, यानी कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। स्मॉल डोज में अगर हम एड्रेनलिन को यूज़ कर ले तो ये हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करेगा। किस तरह? क्योंकि एक हमने बता दिया कि एट इंक्रीज कार्डिक आउटपुट,
कार्डिक आउटपुट किस तरह हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है, फोर्स ऑफ कंट्रेक्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा, और जब कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। दूसरा ये स्टिमुलेट करते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम क्या करते हैं, मैक्सिमम ऑफ द वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, तो ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है और दूसरी तरफ वेजो कंस्ट्रक्शन भी करते हैं। तो एक तरफ वॉल्यूम बढ़ गया, दूसरी तरफ वेजो कंस्ट्रक्शन, तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई होगा। इसके अलावा अगर हम ज़्यादा डोज में ये यूज़ कर लें तो ये हमारे ब्रोंकियल ट्री जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम की, उसकी जो स्मूथ मसल है उसके ऊपर बीटा 2 रिसेप्टर है, तो वो बीटा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं। तो बीटा 2 रिसेप्टर की स्टिमुलेशन की वजह से ब्रोंको डायलेशन होते हैं, तो हम आसानी के साथ सांस ले सकते हैं। तो ये हम फिर यूज़ करते हैं इन द एस्थमा पेशेंट। इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर को डायलेट करता है, जबकि उसकी स्पेंस्टर को जो है कंट्रैक्ट करता है। सपोज़ ये हमारे पास ब्लैडर है तो इसको बड़ा कर देते हैं और स्पेंस्टर को ब्लॉक करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो इसमें यूरिन तो ज़्यादा आएगा लेकिन यूरिन पास आउट नहीं होगा, तो लीडिंग टू द यूरिनरी रिटेंशन। इसके अलावा जो हमारी आई में डायलेटर पेपिलाई स्मूथ मसल है, उसके ऊपर जो रिसेप्टर्स है बीटा 2 उसको भी स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो प्यूपल आई है वो भी डायलेट होता है। इसके अलावा सिमिनल विजिकल प्रोस्टेट और वेसा डिफरेंस जो है मेल जेनिटल ऑर्गन में, उसके ऊपर स्मूथ रिसेप्टर को ये कंट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से एजिकुलेशन ऑफ द सीमेन जो है वो होता है। लीवर सेल में ग्लूकोज के फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से शुगर का लेवल भी बढ़ जाते हैं। यूज़ करते हैं हम इसी ड्रग्स को एनाफाइलेक्टिक शॉक में। एनाफाइलेक्टिक शॉक कहते हैं शॉक ड्यू टू एलर्जी की वजह से जो शॉक होता है इसको हम एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है, क्योंकि एनाफाइलेक्टिक शॉक में हिस्टामिन और उसके तरह दूसरे सब्सटेंसेस जो है रिलीज़ होता है, और वो सब्सटेंसेस हमारे ब्लड वेसल को डायलेट करते हैं, जिसके वजह से हाइपोटेंशन होता है, शॉक होता है, और ब्रोंकाई को कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसकी वजह से सही तरह से हम सांस नहीं ले पाते। तो ब्लड वेसल की डायलेशन की वजह से हाइपोटेंशन होगा, फॉलन ब्लड प्रेशर, ठीक है, और टिश्यू को ब्लड कम मिलेंगी। तो एड्रेनलिन अगर हम देंगे तो वो अल्फा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगी, जिसकी वजह से वेजो कंस्ट्रक्शन होगा और ब्लड प्रेशर नॉर्मल पे आ जाएंगी। और बीटा रिसेप्टर ऑफ द ब्रोंकाई को स्टिमुलेशन की वजह से क्या होंगी, ब्रोंकाई का ल्यूमन नॉर्मल हो जाएगा, सांस लेने में कोई तकलीफ फिर नहीं होगी। इसी तरह ब्रोंकियल अस्थमा की मिसाल जो ऊपर हमने डिस्कस किया वही है। कार्डिक अरेस्ट, अगर हार्ट डायलेट ना हो जाए, हार्ट जो है वो कंट्रैक्ट नहीं होते, ठीक है, स्टॉप करते हैं बीटिंग, तो उसमें भी हम देंगे। या तो हम डायरेक्टली हार्ट में इंजेक्शन लगाते हैं 0.5 मिलीग्राम एड्रेनलिन का, जिसको हम इंट्राकार्डियल इंजेक्शन कहते हैं, या हम आईवी देते हैं वेन में 1 मिलीग्राम, ठीक है, और हर 5 मिनट बाद हम इसको रिपीट करते हैं, ठीक है, जब तक कार्डिक अरेस्ट ख़त्म नहीं होते तो हम इसी एड्रेनलिन को रिपीट करते रहेंगे। फॉर हीमोस्टेसिस, हीमोस्टेसिस का मतलब क्या है, कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग। अगर किसी का ब्लड वेसल रप्चर हो जाते हैं और उससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाते हैं तो उसको कंट्रोल करने को हम कहते हैं हीमोस्टेसिस। तो एड्रेनलिन क्या करते हैं, अगर हम उसको लोकली यूज़ करते हैं तो वो ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं, क्योंकि वो वेसल को नैरो करते हैं, जिसकी वजह से उससे ब्लीडिंग कम होते हैं। इसके अलावा हम लोकल एनेस्थेटिक के साथ ये भी देते हैं, क्योंकि लोकल एनेस्थेटिक के अगर साथ हम ये देंगे तो इट काज वेजो कंस्ट्रक्शन, तो वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से फिर लोकल एनेस्थेटिक जो है वो जल्दी ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो एब्जॉर्प्शन अगर कम होगी तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो लॉन्ग होगा, तो ज़्यादा देर तक वो काम करेंगे। एडवर्स इफेक्ट उसका है एरिथमिया काज करते हैं, ठीक है, और अगर सीवियर हाइपरटेंशन काज किया तो सब अरेकेनाइड हेमरेज और सेरेब्रल हेमरेज हो सकता है, जिसको हम कहते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। हाइपरटेंशन, नर्वसनेस जिसमें बंदा डरता है, एंजाइटी,
डिप्रेशन में होता है, रेस्टलेसनेस थकावट होती है उसको, ट्रिमर जो उसका हाथ पाँव है वो हिलते हैं और हेडेक भी होता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, हम इस ड्रग को कब यूज़ नहीं करेंगे, कौन से पेशेंट इस तरह है जिसमें हम ये यूज़ नहीं करेंगे, तो जिसको इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ हो, जिसको एरिथमिक डिजीज़ हो, जो हाइपरटेंसिव हो, जिसको हाइपरथायराइडिज्म, क्योंकि इन तमाम में ऑलरेडी ब्लड प्रेशर हाई होता है और हार्ट कमज़ोर होता है। अगर हम एड्रेनलिन देंगे तो वो ऑक्सीजन डिमांड को और ज़्यादा करेंगे और हार्ट फेल हो जाएंगे। अगर हाइपरटेंशन है, बीपी ज़्यादा है और हम और एड्रेनलिन देंगे तो वो बीपी को और ज़्यादा करेंगे, जिसकी वजह से स्ट्रोक होगा। और चौथा ड्रग जो है हमारे पास एफेड्रीन है। तो एफेड्रीन हमारे पास अल्फा और बीटा रिसेप्टर पर काम करता है, ठीक है। जब वो इन्हीं रिसेप्टर पर काम करता है तो उससे नॉर एड्रेनलिन को रिलीज़ करते हैं, जो हमारे पास एंडोजीनियस कैटेकोलामीन है। तो जैसे ही नॉर एड्रेनलिन को रिलीज़ करेगा तो दैट विल एक्टिवेट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसलिए हम इस ड्रग को सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट जो है कहते हैं। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो इसकी वजह से हार्ट रेट भी इंक्रीज़ होगा, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा और स्वेटिंग भी ज़्यादा होगी। क्लिनिकली हम इसको यूज़ करते हैं ब्रोंकियल अस्थमा में, ठीक है, क्योंकि ये ब्रोंकाई को डायलेट करते हैं, जिसकी वजह से सही तरह से सांस लेते हैं। और सीओपीडी में भी हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा हाइपोटेंशन में हम यूज़ करेंगे, क्योंकि ये ड्रग्स क्या करते हैं, नॉर एड्रेनलिन को रिलीज़ करते हैं और नॉर एड्रेनलिन काज वेजोकंस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ ब्लड इंक्रीज़ होता है। अक्सर एनेस्थीसिया में हमारे पास जब हम स्पाइनल एनेस्थीसिया लगाते हैं तो वो सिंपैथेटिक गेंगलिया को भी ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी लीड टू द हाइपोटेंशन। तो इसी हाइपोटेंशन को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, एपिड्रीन को यूज़ करते हैं, ताकि जो ब्लड प्रेशर कम हुआ है उसको वो इंक्रीज़ कर लें। इसके अलावा हीमोस्टेसिस यानी ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे लोकली, अगर हम ये लगा दें। और एपिस्टेक्सिस कहते हैं नाक से जब खून आते हैं, तो इसके लिए फिर हम भी यूज़ करते हैं। और सेम लाइक एड्रेनलिन लोकल एनेस्थेटिक के साथ भी हम इसको यूज़ करते हैं, ताकि उसका एक्शन जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाए। वेजोकंस्ट्रक्शन करते हैं, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक कम होते हैं और उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन प्रोलॉन्ग हो जाता है। एडवर्स इफेक्ट क्या है, टेकिकार्डिया, इंक्रीज इन हार्ट रेट, चेस्ट पेन, एंजाइना पेक्टोरिस, कार्डियक एरिथमिया, हाइपरटेंशन, नाज़िया एंड वोमिटिंग, ठीक है, ये होता है। इसके अलावा ये हमारी यूरिन आउटपुट को डिक्रीज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड सप्लाई टू द किडनी कम होता है, जिसकी वजह से सही तरह से ब्लड की फिल्ट्रेशन नहीं होती, यूरिन फार्मेशन कम होते हैं, ठीक है। और दूसरा जो यूरिथ्रा का स्पेंसर है, जिसके थ्रू यूरिन बाहर की तरफ पास आउट होते हैं, उसको भी ये कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यूरिन बाहर एक तो बनते कम है और दूसरा पास आउट भी कम होते हैं। इसके अलावा रेस्टलेसनेस, कन्फ्यूजन, इंसोम्निया एंड हेलुसिनेशन। रेस्टलेसनेस थकावट होगा, कन्फ्यूज होगा। इंसोम्निया का मतलब होता है कि उसको नींद नहीं आएगी। हेलुसिनेशन, डरावने ख्वाब उसको आएंगे। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो यूरिथ्रल स्पेंसर कंस्ट्रक्ट होते हैं, जिसकी वजह से यूरिन आउट नहीं होते, यानी फ्लूइड जो है वो लॉस नहीं होते, तो ये फ्लूइड जाएंगे इनटू द लंग्स और वहाँ पर काज करेंगे पल्मोनरी एडीमा। सो दीज आर अबाउट टुडे लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर मुझसे पूछ ले। थैंक यू वेरी मच।